हेलो चेक। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों, जो इसके पहले जो इस वीडियो का पार्ट 1 बना है वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गई थी उसमें, इसलिए उसमें साउंड थोड़ा सा कम हो गया है। तो फिर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। इसके आगे के क्वेश्चन जो मैंने करा दिए थे उसके आगे के क्वेश्चन को अब हम लेकर के आए हैं। आई होप सारी एरर वगैरह प्रॉब्लम नहीं कर रही होगी, कोई भी दिक्कत। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक इसके पहले हमने करा दिया था, बट हम कर क्या रहे हैं पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो हमारा चल रहा है सैंपल पेपर नंबर 4, सैंपल क्वेश्चन पेपर 4। ओके, जो बोर्ड ने इशू किया है सैंपल पेपर क्वेश्चन 4, मैंने फिर से गलती कर दी, 4 नहीं है ये, 4 तो मैंने करा दिया है, ये 3 नंबर पेपर चल रहा है। थोड़ा सा ऑर्डर मैंने बिगाड़ दिया था, पहले 4 करा दिया था, कोई बात नहीं, तो 3 कर रहे हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को जानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है k का मान ज्ञात कीजिए। ओके, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास जो फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल्स टू कितना है, x साइन 1/x व्हेनेवर x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड k कब, जब x इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, x इक्वल टू 0 पर सतत है। अगर ये x इक्वल टू 0 पर सतत है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पर सतत है तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या दिया गया है, कैसे हल करेंगे हम। ओके, तो इसको हल करने के लिए देखिए इसका सोल्यूशन बनाते हैं। हम जानते हैं कि यदि दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है, ओके, x इक्वल टू 0 पर सतत है, तो सतत होने पर क्या कंडीशन बनती है, सतत होने पर कंडीशन बनती है कि उस वैल्यू पर फलन का मान किस पर, जिस पर सतत होने की बात कर रहे हो, तो यहां पे किस पर बात हो रही है, 0 पर, तो 0 पर फलन का मान बराबर होगा 0 पर फलन की सीमा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पर फलन की सीमा, मतलब 0 पर फलन का मान बराबर 0 पर फलन की सीमा। तो कैसे हल करेंगे, 0 पर फलन का मान कितना दिया गया है, f ऑफ 0 इक्वल टू कितना दिया गया है, k इक्वल टू 0 पर फलन की सीमा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फलन मेरे पास क्या है, देखिए 0 पर फलन की सीमा, यहां पर मैं fx लिखूंगा ना, हाँ 0 पर fx की वैल्यू, तो fx मेरे पास क्या दिया गया है, देखिए ये दिया गया है x साइन 1/x, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x साइन 1/x। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, देखो x की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो 0 इंटू साइन 1/0। अब एक थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है। देखिए आपने साइन का फंक्शन देखा होगा, साइन का फंक्शन जो होता है कुछ इस तरीके से मूव किया करता है। ये देखिए ये साइन का ग्राफ होता है, चाहे आप साइन को कोई भी वैल्यू दे दो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में, आप माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में आप यदि साइन को कोई भी वैल्यू देते हैं तो जो साइन की वैल्यू हुआ करती है वो कहां से कहां तक चलती है, साइन की वैल्यू आपकी -1 टू +1 मूव हुआ करती है। कितनी मूव होती है, -1 टू +1, मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, ये देखिए, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, मतलब साइन 1/0 भी क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एनी फाइनाइट वैल्यू, कोई निश्चित वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 के बीच में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ी जगह बनाऊंगा, तो k इक्वल टू 0 गुणे -1 से +1 के बीच का कोई निश्चित मान, तो बच्चों देखो यहाँ पे k इक्वल टू कितना हो गया, 0 इंटू कोई निश्चित वैल्यू आप पुट करोगे तो 0 से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, k इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका k इक्वल टू 0 ही करेक्ट आंसर बनेगा, इसको नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर विल बी k इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके यस, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या फलन, आपके सामने एक फलन दिया गया है, फलन का नाम है f(x) इक्वल टू, ओके, फलन पूछा जा रहा है f(x) इक्वल टू x² माइनस साइन x प्लस 5, x² माइनस साइन x प्लस 5। कह रहा कि क्या ये फलन जो है x इक्वल टू पाई पर सतत है, मतलब x इक्वल टू पाई पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू पाई पर
सतत है, इस पर आपको पूछा गया है कि क्या ये फलन जो है x इक्वल टू पाई पर सतत है, मतलब कंटिन्यूटी मांगी गई है x इक्वल टू पाई पर, इसका सातत्य चेक करने को किया गया है। तो आइए कैसे करते हैं, देखिए। तो x इक्वल टू पाई पर सबसे पहले आप f पाई का मान निकाल लें, तो कितना हो जाएगा, देखिए f पाई का मान आपके पास फलन दिया है ये वाला, तो इसमें x की जगह पाई पुट करिए, तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन का पाई और प्लस का 5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर, साइन पाई कितना होता है 0 + 5, तो ये हो गया कितना आंसर पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो f पाई का मान चुका है कितना पाई स्क्वायर प्लस 5। एक चीज तो ये आ चुकी है। अब आपको क्या निकालनी है, सीमा निकालनी है ना। अब आपको क्या निकालनी है, सीमा निकालनी। किस पर निकालनी है, x इक्वल टू पाई पर। तो चलिए x इक्वल टू पाई पर हम क्या निकालेंगे, सीमा। तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू पाई पर fx की सीमा कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू पाई, fx का मान कितना है अपने पास में, x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कितना 5। अब आप कहेंगे कि सर दाईं सीमा और बाईं सीमा अलग अलग करके निकालने की जरूरत है क्या। देखिए आपके पास अगर फलन का प्रकार उस बिंदु के आजू बाजू बदल रहा होता तो जरूरत पड़ती, बट यहाँ पर मुझे ऐसी कोई जरूरत समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो फलन का प्रकार है उस बिंदु के आजू बाजू सेम है, मतलब पाई के आगे भी वही फलन है और पाई के पीछे भी वही फलन है, इसलिए आपको दो बार इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधे एक बार करो। चलो आ जाओ करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू पाई को इसमें पुट कर दो, कुछ नहीं करना है, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस का कितना हो गया 5, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। क्या दिख रहा है आपको, जो आपका फलन का मान आया है बिंदु पर वही आपका सीमा का मान आया है उस बिंदु पर। ओके, तो लिखेंगे चूंकि सिंस f ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई f ऑफ x। ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, पाई पर फलन का मान बिंदु पाई पर सीमा के मान के बराबर है, अतः दिया गया फलन जो होगा वो क्या होगा, सतत होगा। अतः fx जो है x इक्वल टू पाई पर क्या होगा, सतत होगा। x इक्वल टू पाई पर क्या होगा, सतत होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पॉज करो और पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो जब r बराबर 5 सेंटीमीटर। भाई सो सिंपल है, एरिया क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का r के सापेक्ष अवकलन कर दो, कितना आ जाएगा 2 पाई आर, और r की जगह 5 रख दो तो कितना हो गया 10 आ जाएगा 10 पाई। ओके, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 9th पार्ट का दूसरा वाला जो पार्ट है, क्योंकि पहला वाला पार्ट तो मैंने पिछले पेपर में करा दिया था, दूसरे वाले पार्ट में थोड़ी बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें आपका जो फलन है fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x जो है वो क्या है, प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। तो चलिए ये देखिए आपके पास ये कैसा फलन है, ये आपके पास में पॉलिनोमियल यानी कैसा फलन है, बहुपद फलन है। और कोई बोले या कोई ना बोले, जब आपको बहुपद फलन दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी डोमेन होती है, जो इसका प्रांत होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसका प्रांत हुआ करता है। मतलब जो इसका x परिभाषित होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका जो x परिभाषित होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसका जो होता है x परिभाषित हुआ करता है। चलो अब क्या कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें ये निरंतर वर्धमान है। तो चलो आ जाओ करते हैं, कैसे तरीका होता है इसको करने के लिए। सबसे पहले आप f डैश x निकाल लो, तो कितना आ जाएगा ये 4x और माइनस का कितना 3 है ना। अब देखो आपको कह रहा है कि वो अंतराल बताओ जिसमें ये वर्धमान है, तो मैं आपको थोड़ा बड़े लेवल पे बताता हूँ। वैसे बोला जाए वर्धमान के लिए तो बहुत ही सिंपल है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्धमान फलन के लिए क्या होता है, वर्धमान फलन के लिए f डैश x का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो 4x माइनस 3 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 4x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो x क्या होगा जाएगा,
x हो जाएगा 3/4 से बड़ा। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/4 से बड़ा, 3/4 से लेके क्या इन्फिनिटी। तो ये छोटे तरीके से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, बट मैं आपको थोड़ी दूसरी एक और मेथड बताऊंगा। जैसे यहाँ पे वर्धमान आ गया है, अभी यदि क्वेश्चन पूछ लेता कि कहाँ पर वर्धमान है और कहाँ पर ह्रासमान है, तो मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ उसमें दोनों चीज़ें आपको पता चलेंगी कि वर्धमान भी कहाँ है और ह्रासमान भी कहाँ है। आ जाओ देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करना है आपको, यहाँ तक तो आपको यही लेके आना है, एफ डैश एक्स आपको लेके आना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स को 0 कर दो। एफ डैश एक्स को किससे कंपेयर कर दो, 0 से। ओके, एफ डैश एक्स यानी 4x - 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो 4x इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। मतलब आपके पास जो वर्धमान और ह्रासमान के लिए जो बिंदु मिला है इसको बोलते हैं चरम बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, ये जो बिंदु मिला है इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, या इसको हिंदी में नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपके पास में x इक्वल टू 3/4 मिल चुका है। मतलब इस बिंदु के अबाउट आपको या तो फलन वर्धमान मिलेगा या ह्रासमान मिलेगा। इसके आजू बाजू आपको जो फलन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वर्धमान मिलेगा या ह्रासमान मिलेगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 3/4 है। देखो नंबर लाइन पे आ जाओ, बस बिंदु फाइंड करने के बाद आप नंबर लाइन पे आ जाओ। आपने मान लिया ये कोई बिंदु है 3/4, ओके। तो 3/4 जो बिंदु होगा वो हमारे दिए गए अंतराल को दो भाग में तोड़ेगा। एक कितना, एक तोड़ेगा -∞ से लेके 3/4 और एक तोड़ेगा कितना, 3/4 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ना। 3/4 से लेके इन्फिनिटी। अब आपको करना क्या, आपको एक टेबल बनानी है। यहाँ पर लिखो अंतराल, यहाँ पर लिखो क्या, अंतराल, ठीक है ना। ये अंतराल लिख दिया आपने। दूसरा यहाँ पर लिखोगे क्या, एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह, और यहाँ पर लिखोगे फलन का प्रकार, फलन का प्रकार। ये देखो, ये इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ पे वर्धमान है, कहाँ पे ह्रासमान है। अब देखो जो 3/4 है, दो इंटरवल बना रहा है, एक इधर से लेकर के इधर तक। ये क्या इंटरवल है, ये है -∞ से लेके 3/4। तो पहला अंतराल आप यहाँ पे लिख दो, -∞ से लेके 3/4, ये है। अब देखो, और दूसरा अंतराल क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का बनेगा। तो दूसरा अंतराल आपका कितना बन रहा है, 3/4 टू इन्फिनिटी, ये भी लिख दो, ठीक है। देखो वर्धमान ह्रासमान पता करने के लिए आपको एफ डैश एक्स का चिन्ह पता करना पड़ता है। एफ डैश एक्स कहाँ पे है, ये बैठा है एफ डैश एक्स, ये इधर आया, ये देखो 4x - 3, ओके। आप 4x - 3 की वैल्यू पता करो इस अंतराल में, -∞ से लेके 3/4। तो -∞ से लेके 3/4 में कोई वैल्यू ले लो आप, बीच की कोई भी वैल्यू ले लो। सपोज आपने ले ली, यहाँ पर कहीं पर बीच में आएगा 0, क्या आएगा 0। तो आपने 0 वैल्यू पर चेक किया, 4 × 0 0, और 0 - 3 कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब एफ डैश एक्स कितना आ गया है, ऋणात्मक आ चुका है, नेगेटिव लिख दिया मैंने। और अगर फलन का मान ऋणात्मक आ रहा, मतलब इस अंतराल में फलन कैसा होगा, इस अंतराल में जो फलन होगा डिक्रीजिंग होगा, हिंदी में इसे बोलते हैं ह्रासमान। तो इस फलन जो होगा कैसा होगा, ह्रासमान होगा। आगे बढ़ते हैं 3/4 से लेके इन्फिनिटी की तरफ। देखो 3/4 से लेके 3/4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई भी ले लो आप, अब यही नहीं कि 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो मन है आपका वो ले लो, और उस पर आप वैल्यू चेक करो 1 पर। तो 1 रख दो यहाँ पे। तो 4 × 1 4, 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ चुका है। और पॉजिटिव का मतलब फलन कैसा होगा, फलन आपका वर्धमान होगा। कैसा होगा, फलन आपका वर्धमान होगा, ठीक है ना। यस, तो इस तरीके से आप इसे भी पता लगा सकते हो। ये बड़ी मेथड है ये, और ये भी छोटी मेथड है, इसको भी कर सकते हो कि बताओ सीधे आपको अंतराल पता लगाना है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी मेथड अच्छा है, इसमें आपको दोनों बातें पता चल जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का 9 तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कदम बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना है। I = इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x अपॉन x dx। बहुत ही सरल सवाल है, सेक स्क्वायर log x अपॉन x dx। मैंने जो आपको मेथड बताई थी, मैंने बताया था फॉर्मेट नंबर 3, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये देखिए log x निगाहें हैं और 1/x इसका क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये फायदा करेगा हमारा। आइए मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा अच्छे से। तो ये है क्या, सेक स्क्वायर log x
और इसको मैं 1/x करके लिख सकता हूं। अब आपको बड़े आराम से दिख रहा होगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो जो log x है उसको आप क्या सपोज कर लो, t। ओके, log x को आपने क्या सपोज कर लिया, t, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन दिखाई देता है उसको आप क्या सपोज करते हो, t सपोज करते हो। तो चलो log x को t ले लें, तो t इक्वल टू आपने कितना ले लिया, log x। अब यहाँ पर dx है तो इसी के सापेक्ष में इसको अवकलन कर दो, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1/x। ओके, सो dt इक्वल टू कितना हो गया, 1/x dx। मतलब ये जो आपके पास में 1/x dx है, इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, इसकी जगह पे आप dt पुट कर सकते हो। चलो तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, देखो, सो i इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया, t। ओके, और यहाँ पर 1/x dx की जगह कितना आ गया, dt, सेक स्क्वायर टी dt। अब आपको पता है सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 ऑफ t हो जाएगा, और प्लस c भी लगाइए, 10t प्लस c, तो i इज इक्वल टू 10। अब t का मान वापस रिप्लेस कर दीजिए, t का मान क्या है, तो t का मान आपने क्या लिया था, log x, t का मान क्या लिया था, log x, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 log x प्लस c। तो आपका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 10 log x प्लस सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप लोगों से बन जाएगा बच्चों। चलो नोट कर लो इसको, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर log x तो हो चुका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला पार्ट करते हैं, है ना, ये तो बन गया होगा आप लोगों से। चलिए इसके और वाला पार्ट करते हैं, तो 10 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 क्या दिया है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स दिया है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। चलिए थोड़ा समय लीजिए और इसको करके बताइए कि कैसे हो रहा है, ये सोचिए एक बार इसको कैसे करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं, साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा सा पहले इसको देखो एक दूसरे नज़रिए से, अगर आप मैं यहाँ पे साइन रूट एक्स कर दूँ तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये रूट एक्स। अब देखो अगर आप रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो ये आपका उसका डिफरेंशिएशन का हिस्सा बनता है ना। तो फिर से वही फॉर्मेट लग गया, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उस टाइप का फॉर्मेट आपको लग चुका है। तो क्या करोगे, आपने लिखोगे लेट यानी हिंदी में माना रूट एक्स इक्वल टू टी ले लो, यानी कि टी इक्वल टू कितना ले लिया आपने, रूट एक्स ले लिया। तो डी टी बाई डी एक्स कर दो, ये देखो डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब एक काम करो, इस 2 को इसके साथ पहुंचा दो, तो ये कितना हो गया 2 dt, और dx को ऊपर पहुंचा दो तो ये कितना बन गया, dx अपॉन कितना हो गया, रूट एक्स। तो dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 dt। कहाँ बैठा है dx अपॉन रूट एक्स, ये देखो बैठा हुआ है dx अपॉन रूट एक्स, और dx अपॉन रूट एक्स की जगह कितना आ जाएगा 2 dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन रूट एक्स की जगह आएगा t, साइन रूट एक्स की जगह आएगा t, और dx अपॉन रूट एक्स की जगह कितना आ जाएगा 2 dt। कितना आ गया 2 dt, ये देखो मैंने निकाल रखा है 2 dt। ओके, 2 बाहर कर लो क्योंकि कांस्टेंट है, केवल क्या बच गया साइन t और केवल dt। ओके, चलो भाई 2 है बाहर हो चुका है साइन t dt। अब इसके बाद क्या करना, आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो आपको पता है कि साइन टी को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी और प्लस का कितना होता है, सी होता है ना, माइनस का कॉस टी और प्लस का सी। तो चलो वैल्यू पुट कर दो, -2 है ना, -2 कॉस टी माइनस 2 कॉस टी, कॉस ऑफ टी प्लस कितना हो गया 2c हो गया, तो माइनस का 2 कॉस टी की वैल्यू क्या, देखिए टी की वैल्यू रूट एक्स है, तो टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, रूट एक्स प्लस 2c। देखो ये क्या, ये भी तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं कांस्टेंट का नाम दे दूंगा, तो मैं क्या करूंगा -2 कॉस रूट एक्स प्लस कांस्टेंट k। ओके सॉरी, प्लस कांस्टेंट क्या दे दिया मैंने, इसका नाम k दे दिया। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी मेरी क्लास। अगर आ रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सबकी मदद होनी चाहिए, ठीक है। यस, और बताइए कि कोई कमी है तो इसमें क्या सुधार किया जाए, है ना। स्पीड ज़्यादा हो तो बताइए, तो मैं स्पीड फिर कम करूँगा, जो भी आपका सुझाव होगा उसको मैं मानूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका पार्ट 2 है। चलिए यस हो चुका, पार्ट 2 तो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है
टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 को सॉल्व करना है। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगेगा, टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ओके, टेन इनवर्स तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस ए बी यानी कि 2x इंटू 3x इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4। अब यहाँ से 10 को आप इधर पहुँचा दो तो यहाँ से 10 उठ के जाएगा टेन इनवर्स, तो 2x प्लस 3x ऊपर कितना हो गया, ऊपर बन गया 5x और नीचे बन गया 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4 कितना हो गया 1 हो गया। सो 5x इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर को इधर ले आओ, 6x स्क्वायर ओके, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस 5x और माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक आइडेंटिटी बन चुकी है। सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। चलो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए और सम करने पर 5 आना चाहिए। ऐसे नंबर जोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आए, ओके, और सम करने पर आपके पास में कितना आना चाहिए, सम करने पर आपके पास में आना चाहिए +5, ठीक है ना। तो क्या होगा नंबर वो, तो आपके पास वो नंबर होगा 6x स्क्वायर ओके, और प्लस का 6x और माइनस का x। देखो ये है वो नंबर इक्वल टू कितना 0। यहाँ से 6x आपने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया x प्लस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो कितना हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया x प्लस 1 एंड 6x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। सॉल्व करने पर देखिए x की वैल्यू आ रही है कितनी -1, x इक्वल टू -1 और दूसरा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 1/6। तो दो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर वैल्यू क्रॉस चेक करो, पुट करके देखो कि सही है कि गलत है। तो देखो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 डालोगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, देखो टेन इनवर्स 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 और टेन इनवर्स 3 इंटू माइनस हो जाएगा क्या है -3 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो भला ये पॉजिटिव कैसे आ सकता है, ये किसी हालत में पॉजिटिव नहीं आ सकता है, इसलिए इस वैल्यू को आप स्वीकार नहीं करोगे। तो ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलोगे आप, ये वैल्यू जो है स्वीकार नहीं, ओके हाँ, मतलब ये जो वैल्यू है एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसमें x का जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल आपको क्या मिलेगा 1/6 मिलेगा। जो x का करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा वो क्या मिलेगा 1/6 मिलेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। थोड़ा सा बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ये सोचने के लिए बच्चों को थोड़ा सा फोर्स करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया अपने पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 11वें का पहला पार्ट। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का पार्ट नंबर बी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स ये सिद्ध करना है। ओके, मतलब क्या करना है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए। देखिए क्या कहेगा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। 31/17 आपको ये प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे आप इसको, ये आपको कैसे प्रूफ करना है समझिए इसको। देखिए LHS आपके पास दिया है, आपको पता है कि जब तक ये पूरा पार्ट 10 में नहीं हो जाएगा तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, ठीक है ना, क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा करके पहले इसको कन्वर्ट करिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, बिकॉज 1/2 का स्क्वायर कितना बनेगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। ओके, सो tan इनवर्स ऊपर कितना आ गया 1 आ गया, और 1 माइनस 1/4 यानी 4 बन जाए 4 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो 4 पलटी मारेगा तो ऊपर कितना बन जाएगा tan इनवर्स 4/3। ओके, बढ़िया है। चलिए अब देखिए प्लस tan इनवर्स जो है ये क्या होगा, tan इनवर्स है 1/7, tan इनवर्स है 1/7, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल टू इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो ये अपने पास में tan इनवर्स x है
और प्लस ये अपने पास में tan इनवर्स y है। तो दोनों का प्रोडक्ट आप पहले चेक करो। ये मतलब थोड़ी हाई लेवल की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे सीधे फार्मूला लगा दो, बट मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो ये आप जो है इसकी वैल्यू चेक करो x इंटू वाई की, तो x इंटू वाई चेक किया आपने तो देखिए कितना आ गया 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/7 दैट इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4/21। ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी आ रही है। ओके, ये जो वैल्यू क्या 1 से छोटी आ रही है। अगर 1 से छोटी आती है तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप कहोगे अगर सर ये 1 से बड़ी आती तो क्या लगता, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आती तो आपके पास फॉर्मूला लगता पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हुआ करता है। ओके, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आती तभी आपका फॉर्मूला लगता, ठीक है ना, तब उसमें क्या आपका ऐड हो जाता, पाई ऐड हो जाता। खैर ये यूज़ नहीं होता है तो उसकी ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। आपको केवल ये याद रखना है कि इसको आपको एक बार चेक कर लोगे तो बच जाओगे, ठीक है ना, थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा है आपकी बुक में जिसमें कि पाई वाला फॉर्मूला लगता है, जिसमें आपके पास में क्या पाई वाला फॉर्मूला लगा करता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। ओके ओके ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आइए देखिए सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ से, इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, चलिए अब tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स a कितना है 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स देखो 4/3 के कितना हो गया 27 हो गया, ये इधर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक कर रहा हूँ एकदम बढ़िया। 3 और 7 दोनों को प्राइम है, मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 7 जा 20, 3 7 21 हो जाएगा ये, सॉरी ओके ये 21 हो जाएगा। 21 में अपन ने 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 7 चौके 28, और यहाँ पे 7 का भाग दिया तो 3 3 1 जा 3, ठीक है बहुत बढ़िया। और इधर पे कितना हो गया देखो ये 3 7 जा 21 ही आएगा, -4 अपॉन कितना हो गया 21 हो गया। देखो 21 से 21 कैंसिल कर दो, ऊपर कितना हो गया tan इनवर्स 28 और 3 कितना होता है 31 होता है, बहुत बढ़िया। और इधर कितना आ गया 21 में से 4 गया 17। तो इस तरीके से क्या हो चुका है ये हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था हमारा, ये प्रूव हो चुका है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जरूर जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए डन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट हमने पार्ट 1 और पार्ट बी करा दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है सदिश आई के प्लस जे के प्लस 2 कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में एक सदिश मैं दे रहा हूँ, ये वेक्टर है आपके पास में सदिश ए। ओके, ए वेक्टर आपको मैंने क्या दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू मैंने दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप। ओके, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, शायद ऐसा कोई बच्चा हो जिससे ये क्वेश्चन ना बने। ओके सो ये क्या हो जाएगा, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 जे कैप, 2 के कैप है, ये जे के है बेटा। ओके, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप है, और डिवाइडेड बाई देखिए इसका मैग्नीट्यूड कर दो तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, अगले का भी 1 है, और प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 और 5 1 6 हो गया, तो कितना आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई कितना हो गया √6 हो गया। यही बनेगा इसका यूनिट वेक्टर। ओके, यही बनेगा इसका यूनिट वेक्टर। और यदि आप इसको और ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। तो ये जो दिख रही हैं आपको, ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, ये जो गुणांक आपको दिख रहे हैं, ये कहलाती हैं दिक्कोज्याएं। क्या कहलाती हैं, दिक्कोज्याएं। इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइंस भी बोलते हैं। तो ये जो होती हैं आपकी दिक्कोज्याएं कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट देखिए, आपके सामने क्या दिया गया, आपके सामने 2 सदिश दिए गए हैं, कह रहा है इनके बीच का कोण ज्ञात करो। तो पहले सदिश आपके सामने क्या है, सदिश ए दिया गया आपको कितना, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और दूसरा सदिश आपको क्या दिया गया है, दूसरा सदिश आपको दिया गया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप
प्लस कितना k कैप। तो आपको कह रहा दोनों सदिश के बीच का कोण, मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये एक सदिश a है और ये एक सदिश b है, दोनों के बीच का कोण थीटा हुआ करता है और उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a और मॉड b, ये हुआ करता है। तो बस ये फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। क्या करना, ऊपर आपको इनका मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। डॉट करो इसका, ये वाला पार्ट आप इसमें डॉट कर दो, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना k कैप, ये दूसरा हो गया। और नीचे दोनों का क्या करना, आपको मैग्नीट्यूड करना है। तो मैग्नीट्यूड पहले वाले का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और इधर भी कितना 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और इसका कितना 1। तो 9 4 13 1 14, रूट के अंदर 14 ये भी आएगा, रूट के अंदर 14 ये भी आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 14। ऊपर देख लो i कैप इंटू 3 कितना हो गया 3, 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 4 और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया। ओके, तो 3 और 3 ये क्या चल रहा है इधर पे चल रहा है cos थीटा। क्या चल रहा है cos थीटा। 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया और 6 में से 4 गया तो कितना हो गया अपने पास में 2 हो गया और 2 अपॉन कितना हो गया 14, काट कुट दो इसको, कितना आ गया 1/7। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें, देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा इक्वल टू 1/7। तो आपसे कोण पूछा था तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/7, ये होगा इसका आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो दोनों हो चुके हैं, दोनों पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13वें नंबर की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 का पहला पार्ट है। कह रहा है कि एक रेखा दिक् को ज्या ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो ये देखो, ये होता है सीन आपके पास में, ये निर्देशाक्ष आपके बने हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और आपको कह रहा है जो एक रेखा है वो तीनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल इसका बीटा है और ये एंगल आपका गामा है। क्या दे रखा है, जो अल्फा है वही बीटा है और वही आपका क्या है गामा है। आपको निकालना है इन रेखाओं की, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है आपको इसका निकालना है, एल निकालना है, एम निकालना है और एन निकालना है। देखो आपके पास एक संबंध हुआ करता है, आप लोग जानते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। और ये इसी को लिखते हैं हम लोग क्या, एल स्क्वायर, इसी को लिखते हैं एम स्क्वायर, इसी को लिखते हैं एन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू होता है कॉस बीटा और एन इक्वल टू होता है कॉस गामा, ये है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल की जगह कॉस अल्फा खेलता है, एम की जगह कॉस बीटा, एन की जगह कॉस गामा। अब देखो क्या सीन दिया गया है कि आपको कह रहा है तीनों एंगल अल्फा 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 है, तीनों एंगल इक्वल है। तो मैं तीनों की जगह क्या ले लूँ, अल्फा 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 ले लूँ, तो कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना 1। अब देखो अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, जब तीनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब तीनों की दिक् को जाए एल एम एन भी आपस में क्या होंगी, बराबर ही होंगी। ओके, जिसको हल कर दो आप, कितना आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। ओके, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आ गया अपने पास कॉस अल्फा। और आपको पता है कि जो अल्फा है वही बीटा है वही गामा है, तो कॉस अल्फा ही कॉस बीटा है और कॉस बीटा ही कॉस गामा है। इसका मतलब ओ, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो कॉस अल्फा है वही कॉस बीटा है और वही क्या है आपका कॉस का गामा है। तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो आपके पास कितनी आई है, ये 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो जो L बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस अल्फा, M बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस बीटा और N क्या बनेगा, कॉस का गामा। और क्योंकि अल्फा बीटा और गामा आपस में सारे इक्वल हैं, इसलिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी आपस में इक्वल होंगे और L और M और N भी आपस में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू सबकी सब इक्वल आएंगी। कितना होगा, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसकी दिक् कोज्या क्या होगी, तो लिखने का तरीका नोट करो। जो इसकी दिक् कोज्या होगी प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। इस तरीके से क्या बनेगी, इसकी दिक् कोज्या बनेगी। तो नोट कर लो इसको, ये बनेगी आपकी दिक् कोज्या। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपकी दिक्कोज्या बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट कह रहा है कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट तो मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि रेखा आपके सामने कोई दी गई है, कोई रेखा है x+3/2 इक्वल टू y+5/4, ना -5 है, y-5/4 इक्वल टू z+6/2 है। कह रहा है इस रेखा का सदिश रूप बताओ, सदिश समीकरण ज्ञात करो। ठीक है ना, आपको बताना है कि सदिश समीकरण क्या है। भाई ये कौन सा समीकरण है, ये आपको दिया गया कार्तीय रूप। कौन सा रूप दिया गया है आपको, कार्तीय समीकरण दिया गया और आपको सदिश समीकरण बताना है। कैसे बताओगे, देखो कैसे करोगे। कार्तीय समीकरण दिया गया और आपको सदिश समीकरण बनाना है, तो देखो इसका रूप क्या होता है, इसका होता है x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c। सबसे पहले आपको इसको लेके आओ, इस रूप में लेके आओ, तो ये क्या बनेगा x-3/2 इक्वल टू y -5/4 इक्वल टू z-6/2। ये बन गया आपका इस रूप में। अब x1 y1 z1 की पहचान कर लो, तो x1 कितना है -3, y1 कितना है 5, z1 कितना है -6, और a b c की पहचान कर लो। ओके, a b और c, तो a कितना है 2, b कितना है 4 और c कितना है आपके पास में 2। ये है a b c, ठीक है ना। यस, ये आपके पास में हो गया ए बी सी। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, है ना, बट अब छोड़ो, मैंने नहीं किया तो तुम भी मत करो। ये x1 y1 z1 हो गया, ये ए बी सी हो गया। अब देखो ध्यान से, जो वेक्टर ए आपका होता है, पहले देखो ये वेक्टर ए यूज कहाँ होता है। जो सदिश समीकरण होता है वो क्या होता है, आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए मतलब पॉइंट वेक्टर, बिंदु सदिश जिससे रेखा जा रही है। तो बिंदु रेखा किससे जा रही है, x1 y1 z1 से। तो आपको सबसे पहले सदिश ए बनाना पड़ेगा। तो सदिश ए क्या होता है, सदिश ए होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये होता है सदिश ए, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z। तो -3i कैप प्लस 5j कैप -6 k कैप। तो ये हो जाएगा कितना, -3i कैप प्लस 5 का j कैप और कितना -6 k कैप। ये हो गया आपके पास सदिश ए। डन, ये हो गया आपका क्या, सदिश ए। और सदिश बी जो बनेगा वो क्या होगा, वो लिख लो। तो सदिश बी जो आपके पास में बनेगा ना, वो इससे बनेगा। ये क्या है, क्योंकि दिशा सदिश है, ये दिक अनुपात सदिश, इसी से बनेगा। तो सदिश बी क्या बनेगा आपके पास में, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका बन गया सदिश बी। अब आप फाइनली लिख दो सदिश समीकरण। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए ये है, तो पहले इसको लिखो -3i कैप प्लस 5j कैप -6 का k कैप प्लस लैम्डा लगा के वेक्टर बी। ये देखो ये वाला लिख दो, तो कितना है ये 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो ये नोट कर लो, ये आपका बन गया फाइनली सदिश समीकरण। ओके, ये बन गया आपका रेखा का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण बन गया, जिस रेखा की बात की जा रही है उसका ये सदिश समीकरण है। नोट कर लो प्लीज। चलो बढ़िया जा रही क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आव्यूह का है। आव्यूह के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगते हैं, उसी पे अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। चलिए हल करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन सुना देता हूँ, फिर आप लोग देखिए करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो हल ही करना है इसको, पूरी मेहनत लगेगी थोड़ी सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक मैट्रिक्स, एक सारणिक दिया, एक सारणिक नहीं आव्यूह दिया गया। क्या, a 1 -2 3 1 -2 3 n -4 और 2 और कितना 5, ये a दिया गया है। और b जो आपको दिया गया है, b दिया गया आपके पास कितना, b दिया गया 2 4 2 2 4 2 और कितना है अपने पास में 3 5 1 3 5 1, ये b दिया गया है। आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है शो करो, दर्शाओ, शो ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज या ए बी का परिवर्त बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आपको शो करना है
कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो कैसे करोगे आप, सबसे पहले क्या करो, ए और बी का गुणा निकाल लो। ओके, थोड़ी सी इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ए और बी का क्या करो आप, गुणन करके निकाल लो। ए और बी का गुणा करके क्या करो, उसका ट्रांसपोज कर दो। ए और बी का ट्रांसपोज कर दो, इसको नंबर 1 दे देना। फिर क्या करो, आपके पास ए दिया है तो ए का इस्तेमाल करके ए ट्रांसपोज निकाल लो। फिर बी दिया है तो बी का इस्तेमाल करके आप बी ट्रांसपोज निकाल लो, और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। याद रखना, पहले बी रखना फिर ए रखना। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो दूसरे नंबर का जो मैट्रिक्स आएगा और जो पहले नंबर का मैट्रिक्स आया है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बस यही आपको सिद्ध करना था, दोनों बराबर होंगे। तो कर लीजिए, ये मेहनत आप लोग की बढ़िया है, कर लेंगे आप लोग, बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी। ये पार्ट 1 था, अब मैं इसका पार्ट बी डिस्कस करता हूं। देखो पार्ट बी में क्या कहा गया है। पार्ट बी में ये कहा गया है कि एक आपके पास वर्ग आव्यूह है, ए बराबर एक वर्ग आव्यूह दिया गया है। ए इक्वल टू कितना दिया आपके पास में, ए दिया गया आपके पास में 5 2 और 3 - 6। ये आपको वर्ग आव्यूह दिया गया है 5 2 3 - 6। आपसे कह रहा है कि इस वर्ग आव्यूह को आप जो है सममित और असम्मित के रूप में लिखो, असम्मित आव्यूह के योग के रूप में लिखो। तो क्या फार्मूला लगाना आपको, देखो आपको फार्मूला लगाना है कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसे आप कैसे लिखोगे, तो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट है आपका सममित, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका कैसा है, ये पार्ट है आपका विषम सममित। ओके, तो ये वाला पार्ट आपको क्या देगा, ये वाला पार्ट आपको सममित मैट्रिक्स बनाएगा, और ये वाला पार्ट आपको क्या बनाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स बनाएगा दोस्तों। तो आपको ये सममित और विषम सममित के रूप में इस तरीके का यूज करके तो आप कर ही लोगे। ए ये दिया है, ए ट्रांसपोज को पलट के रो कॉलम को ऐड करके जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक हिस्सा बन जाएगा सममित और एक हिस्सा बन जाएगा विषम सममित। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सिद्ध करो कि sin x प्लस कॉस, सॉरी सिद्ध नहीं करना है, फलन sin x प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान ज्ञात करना है। ओके, फलन sin x प्लस कॉस एक्स का महत्तम ज्ञान ज्ञात करना है। आपके पास में जो फलन है वो क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। थोड़ी सी इसमें टिग्नोमेट्री लगेगी, sin x इक्वल प्लस कॉस एक्स का महत्तम। मैं कहूँगा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है। इस क्वेश्चन में आपको डोमेन देना था कि x का डोमेन क्या है, तो नहीं दिया क्वेश्चन ने। मैं दे देता हूँ आपको, x का डोमेन मैं दे रहा हूँ 0 से लेकर के 2 पाई, ऐसा देना चाहिए उनको, तभी तो इंसान महत्तम वैल्यू ज्ञात कर पाएगा। तो आपको जो डोमेन दी गई है वो 0 से लेकर 2 पाई दी गई है, ठीक है ना। 0 से लेके 2 पाई आपको डोमेन दी गई है, आपको इसका महत्तम मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, ये जो इंटरवल है ये क्या है, खुला हुआ है। ये जो इंटरवल है, सॉरी खुला नहीं है, बंद है। ये इंटरवल आपका बंद है, और जब भी इंटरवल बंद हो तो आपको ये वाले बिंदु पर भी मान निकालना पड़ता है और इस वाले बिंदु पर भी मान निकालना पड़ता है, याद रखो। और जब आपको बंद इंटरवल की समस्या मिल जाए तो वहाँ पर आपका क्या निकलता है, वहाँ पर आपका निकलता है निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ, 2 वैल्यू आपकी निकलती है। मतलब पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मान, मतलब जितनी जिंदगी दी गई है, तो यहाँ पर फिलहाल जिंदगी कितनी दी गई है, 0 से लेकर 2 पाई दी गई है। तो जितनी जिंदगी दी गई है उसका सबसे बड़ा मान और उसका सबसे छोटा मान, निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ, ये 2 मान आपको दिए गए, निकालने हैं। चलो देखो कैसे निकालते हैं। तो ये आपके पास में y है, अब आप एक काम करो, इसका dy/dx कर दो। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का कितना हो जाएगा, माइनस sin x। अब क्या करते हैं हम, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का पता लगाने के लिए, देखो कोई फलन जैसे यूं जा रहा है, इसका उच्चिष्ट यहाँ पर निकलेगा, निम्निष्ठ यहाँ पर निकलेगा, उच्चिष्ट यहाँ पर निकलेगा, निम्निष्ठ यहाँ पर निकलेगा। ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऊपर मिल रही हैं, इन सब पर फलन अपनी प्रकृति बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, ये देखो, वर्धमान से लेके ह्रासमान, ह्रासमान से लेके वर्धमान, वर्धमान से लेके ह्रासमान। तो ये जो बिंदु होते हैं इन पर फलन का जो स्लोप होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर f' क्या होता है, 0 होता है। तो f' यहाँ पर 0 कर दो। f' क्या होता है, dy/dx। तो dy/dx को अपन ने क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos x, और ये बन गया माइनस sin x इक्वल टू कितना, 0। तो cos x इक्वल टू कितना हो गया, sin x हो गया। ओके, या इसी को आप लिख सकते हैं sin x इक्वल टू कितना, cos x। अब cos x को भाग दे दो, आप नीचे ले आओ, तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये बन गया अपने पास tan x इक्वल टू 1।
तो ये लिखेंगे हम क्या, tan x इक्वल टू 10π/4, tan x इक्वल टू 10π/4, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका व्यापक हल जो हम क्लास 11 में पढ़ के आए हैं कि tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा, tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा का जो व्यापक हल होता है वो कितना होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से इसका व्यापक हल बनेगा x इक्वल टू n पाई प्लस π/4, x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। अब आप n का मान रख दीजिए, n का मान रखते जाइए। सबसे पहले n का मान 0 रखो, तो n का मान 0 रखने पर आपके पास में कितना आएगा, x इक्वल टू आ गया 0 प्लस π/4, मतलब पहला मान आपके पास कितना आ गया, π/4। फिर n का मान आप 1 रख दो, तो n इक्वल टू 1 रखने पर x का मान कितना आएगा, n पाई यानी कि पाई प्लस π/4, मतलब 5π/4। ओके, 4 वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, एक π/4, एक 5π/4। अब आइए देखते हैं, अब हमको निकालनी है वैल्यू, है ना। हम कैसे निकालेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो हमारे पास 4 बिंदु मिल चुके हैं। कैसे कैसे 4 बिंदु मिल चुके हैं, ये देखो। ये हमारा इंटरवल शुरू हो रहा है कहाँ से, 0 से, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 2π पे। और 2 जो हमने निकाले हैं बिंदु जिन पे उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हो सकता है, वो कौन कौन सा है, एक है हमारे पास π/4 और दूसरा हमारे पास 5π/4। बस अब देखो कैसे करता हूं मैं, देखो इस चीज को। हाँ देखो कैसे करते हैं इस चीज को, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, तो अपने पास में सबसे पहले फलन क्या अपने पास में, fx क्या है अपने पास में, fx इक्वल यानी y sin x प्लस कॉस x है, ठीक है ना। अब आप वैल्यू निकालो सबसे पहले किस पर, 0 पर, है ना। वैल्यू निकालो किस पर, 0 पर, तो ये बन जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। बोलो वैल्यू कितनी आ गई, 0 नहीं आएगी, 1 आएगी, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देन इसके बाद अगला क्या है, 0 के बाद किसकी नंबर है, π/4 की नंबर है, तो f π/4 यानी कि कितना हो गया, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ये कितना हो गया, 1/√2 प्लस 1/√2। देखो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, केवल √2। तो एक वैल्यू मेरे पास थोड़ी बढ़ के निकल आई है। अगला देखता हूँ साइन, अगला मैं देखता हूँ कितना, f 5π/4, 5π/4 पर वैल्यू निकालूंगा, साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4, ठीक है ना। साइन 5π/4 और कॉस 5π/4। देखो साइन 5π/4 मतलब कितना होता है, साइन 5π/4 का मतलब होता है साइन पाई प्लस π/4। हाँ, तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब ये कितना हो गया, -1/√2। इसी तरीके से कॉस 5π/4 मतलब कॉस पाई प्लस π/4 मतलब -1/√2, ये भी दे देगा आपको। तो -2/√2 मतलब कितना हो गया, -√2। ये क्या हो गया, -√2, दिख नहीं रहा है, थोड़ा किनारे, माइनस का √2, ये लो माइनस यहाँ लगा दिया। इसके बाद में लास्ट वैल्यू बची कितनी, 2π, यस, f ऑफ 2π, तो कितना है, साइन 2π प्लस कॉस 2π। तो साइन 2π कितना होता है, 0, और कॉस 2π कितना होता है, +1। कॉस 2π कितना होता है, +1। तो आपके पास में वैल्यू फिर से कितनी आ गई है, 1 आ चुकी है। अब ध्यान से देखिए इस पर सबसे ज़्यादा मान आपको कहाँ पर मिल रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा मान आपको π/4 पर मिल रहा है, तो ये है आपका उच्चिष्ट, निरपेक्ष उच्चिष्ट। और इस पर जो उच्चिष्ट मान कितना आएगा, √2 आएगा, इसका ये सबसे बड़ा उच्चिष्ट मान है। और यदि मैं बोलूँ निम्निष्ठ की, तो निम्निष्ठ वैल्यू कहाँ पर मिल रही है आपको, देखिए 5π/4 पर मिल रही है, और आपको जो निम्निष्ठ मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -√2 मिल रहा है। तो आपसे पूछा गया था कि sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान क्या होगा, तो इसका जो उच्चिष्ट मान होगा आपका वो कितना होगा, आपका उच्चिष्ट मान आपको निकलेगा √2, और जो निम्निष्ठ मान होगा वो आपका कितना निकलेगा, -√2। फिलहाल इसमें केवल महत्तम मान पूछा गया है, तो महत्तम मान में आपको केवल क्या बताना है, आपको महत्तम मान में इसका √2 का वैल्यू बताना है, -√2 नहीं बताना है, केवल इसका महत्तम मान जो निकलेगा वो √2 ही निकलेगा। चलिए देख लीजिए इसको और अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है हम थोड़ी देर में आपके लिए लेकर के आए हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।